हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फुल लेंथ टेस्ट और आज इसका 62nd टेस्ट था। बस एक दो टेस्ट ही आप लोगों के और बचे हैं, वो भी अच्छे से दीजिए, रिवीजन करिए और उसके बाद 5 मई को नीट 4 दीजिए। तो ये सेशन है, इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल मिशन को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं। Which stage of meiosis can last for months or years in the oocytes of some vertebrates? तो ह्यूमन फीमेल में हम लोगों ने oogenesis में पढ़ा हुआ है कि मियोसिस फर्स्ट जो है वो शुरू हो जाती है फीटल स्टेज में। मियोसिस 1 फीटल स्टेज में ये शुरू हो जाती है और कंप्लीट कब होती कंप्लीट होती है ओवुलेशन के वक्त, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन। और इसमें किस स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती है? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ऑफ प्रोफेज 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो फीटल स्टेज में शुरू हुई थी और ओवुलेशन से जस्ट पहले ये कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब मंथ्स या ईयर्स तक ये इस स्टेज में अरेस्टेड रहेगी। तो आंसर यहाँ पर क्या था? डिप्रोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। 101st इज थर्ड। Now we move to next question. When one carbon dioxide molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase? तो यहाँ पर कैल्विन साइकिल अगर देखा जाए तो कैल्विन साइकिल में सबसे पहले क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, देन इसके बाद रिडक्शन और इसके बाद फिर रिडक्शन के बाद यहाँ पर रीजनरेशन होगा। तो रीजनरेशन स्टेप वाले में, रीजनरेशन का जब स्टेप होता है आरयूबीपी बनता है और यहाँ पर एक एटीपी खर्च होती है। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में कार्बोक्सिलेशन से जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है उसके रिडक्शन से ट्रायोज फॉस्फेट या ट्रायोज बनते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट। और रिडक्शन वाले स्टेप में कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच खर्च होते हैं? तो यहाँ पर 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच खर्च होते हैं रिडक्शन स्टेप में। एक एटीपी ये रीजनरेशन वाले स्टेप में खर्च होती है। बात हो रही है सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने की। तो यहाँ पर 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच, 102 का करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट 103rd, इन लैक ओपरॉन जट जीन कोड्स फॉर। तो लैक ओपरॉन, ओपरॉन क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन्स विच इज हैविंग कॉमन प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर। तो रेगुलेटर यहाँ पर क्या है? आई, पी प्रोमोटर, ओ ऑपरेटर और जेड, वाई और ए, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो यहाँ पर ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनती है, ये रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर इंड्यूसर नहीं है तो ऑपरेटर से जाकर के कंबाइन हो जाती है। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो यहाँ पर प्रोमोटर पे आकर के बाइंड नहीं कर पाएगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। अगर ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंड्यूसर है जो इसको इनएक्टिवेट कर देगा, ये ऑपरेटर से जाके कंबाइन नहीं होगी, आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रोमोटर पे जुड़ेगा, इनको ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए बनेगा। जेड जीन किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करेगी, वाई परमिएज के लिए और ए जो होगा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो यहाँ पर जेड जीन के लिए पूछा गया था, तो जेड जीन विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये लैक्टोज पर एक्ट करेगी और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगी। ये परमेबिलिटी बढ़ाती है और ये एसिटाइलेशन करती है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूरी है। 103 इज फर्स्ट। नाउ 104, एडेनिन, एंथोसाइनिन, काइटिन एंड कोडीन। तो कोडीन यहाँ पर क्या है? एल्कोलॉइड है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। काइटिन, इट इज ए पॉलीसेक्राइड। किसका काइटिन पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीसेक्राइड है, पॉलीमर है ये। और इसके बाद एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इज ए पिगमेंट। और एडेनिन क्या है? एडेनिन इज ए प्यूरिन, एडेनिन प्यूरिन। नाइट्रोजन बेस, डबल रिंग स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन की पोजीशन 1, 3, 7 एंड 9। तो यहाँ पर अगर करेक्ट मैचिंग देखी जाए 104 इज फर्स्ट, ए इज फोर्थ और सिर्फ 2 में दिया हुआ है, बी इज फर्स्ट, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, सी सेकंड और डी इज थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 विथ कॉलम 2 इन लैक ओपरॉन आई जीन कोड्स फॉर। तो आई जीन किसके लिए कोड करेगी यहाँ पर? आई विल कोड फॉर रिप्रेसर, ये रिप्रेसर के लिए रेगुलेटर जीन है। लैक ओपरॉन जड जीन कोड्स फॉर, जड यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई किसके लिए? वाई परमिएज के लिए। और लैक ओपरॉन ए जीन, ये ट्रांसएसिटाइलेज। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या हुई? ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, तो यहाँ पर सेकंड, 105 इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, या अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन। क्लेमाइडोमोनास, ये ग्रीन एल्गी। साइकस, ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म। सिलेजनेला, टेरिडोफाइट से ये हेट्रोस्पोरस। और स्फैग्नम मॉस, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो स्फैग्नम की वजह से ही है, ब्रायोफाइट्स की मेनली। और स्फैग्नम क्या है? पीट मॉस या बॉग मॉस। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी, ट्रांसशिपमेंट में यूज़ किया जाता है, प्लस इसको सुखा करके फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 106 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज second, and D is first. Now we move to next question 107. Given below are two statements. DNA polymerases catalyze polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime. DNA polymerases, ये polymerization सिर्फ 5 prime to 3 prime तो सही दिया हुआ है। और अगर यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क देखें तो ये जो 3 prime to 5 prime है, इसमें जो सिंथेसिस होती है कॉन्टिन्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही पॉलीमराइजेशन करता है। और ये वाला जो होगा इसमें ये फ्रैगमेंट्स के रूप में होगी, क्योंकि इधर भी ये 5 प्राइम एंड हुआ, ये 3 प्राइम एंड हुआ। तो जैसे जैसे इसको ओपन होता जाएगा रेप्लिकेशन फॉर, ये फ्रैगमेंट्स में इधर बनता जाएगा। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी, ये कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगी। So during replication of DNA, on one strand the replication is continuous, while on the other strand it is discontinuous. तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट हुआ और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। 107 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रेफरेंस टू द एस्टिमेटेड नंबर फाउंड इन अमेजन फॉरेस्ट। तो अमेजन फॉरेस्ट में अगर एस्टिमेटेड नंबर देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट्स का कितना है? 1.25 लैक्स। प्लांट्स का कितना है? 40,000। फिशेस का कितना था? 3,000। और बर्ड्स यहाँ पर कितनी थी? 1,300। और यहाँ पर मैमल्स का नंबर अगर देखा जाए तो मैमल्स कितने हैं? 427। और एम्फीबियंस भी 427। एम्फीबियंस का नंबर भी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 427। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर सबसे रिचेस्ट है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, तो ये सबसे ज़्यादा हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है तो बी के बाद आएगा ए के बाद आएगा यहाँ पर सी, डी, ए, सी, देन ई, देन डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। 108 इज फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एन एडेनिन डेरिवेटिव। तो एडेनिन मतलब प्यूरिन, प्यूरिन डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पर? ऑक्सिन जो है ये इंडोल कंपाउंड, साइटोकाइनिन एथिलीन गैसेस, एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड्स से डिराइव्ड है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन। और N6 परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन काइनेटिन। और काइनेटिन जो है ये नेचुरली प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। नेचुरली कौन सा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है? जिएटिन। कोकोनट मिल्क वगैरह में ये ऑब्टेन किया गया था। तो 109 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स यहाँ पर कौन सा होगा टाइप ऑफ टिश्यू? तो ये स्क्लेरिड, स्क्लेरिड में ये टाइप ऑफ फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में प्रेजेंट है। स्क्लेरिड, स्क्लेरिड क्या है? राउंड हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं,
और इनका ल्यूमिन नैरो होगा, लिग्निफिकेशन हो जाएगा और ये डेड होते हैं। इसके अलावा फ्रूट वॉल के अलावा ये यहाँ कहाँ पर पल्प में दिया हुआ है, पल्प ऑफ फ्रूट्स में भी प्रेजेंट है, जैसे गुआवा, पियर एंड सपोटा। सपोटा इज चीकू, तो इनमें ये प्रेजेंट है, गुआवा, पियर एंड सपोटा, पल्प। और इसके अलावा ये कहाँ पर है, ये लीव्स में प्रेजेंट है। लीव्स का एग्जाम्पल क्या है, टी। और ये सीड्स में भी प्रेजेंट है, टिश्यू, ये लेग्यूम्स एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ 110 इज फोर्थ। नेक्स्ट, इन जनरल द एग apparatus ऑफ embryo sac in angiosperm consist of। एग apparatus एम्ब्रियो सैक की अगर बात की जाए तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, ये एग सेल, ये दो सिनर्जिड्स, ये एंटीपोडल्स और ये यहाँ पर सेंट्रल सेल N+N। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है। सारी सेल्स की प्लॉइडी पूछी जाए तो ये एंटीपोडल सेल्स, इनकी प्लॉइडी क्या होगी, N। ये एग अपरेटस बनाते हैं, ये एग सेल और ये दो सिनर्जेट्स, ये मिलकर के एग अपरेटस, ये सिनर्जेट्स और ये मिलकर के बनाते हैं एग अपरेटस। तो 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जेट्स, प्लॉइडी सबकी यहाँ पर N। और ये किधर होगा, ये माइक्रोपाइलर एंड पर, और ये किधर होंगे, ये चलेजल एंड पर। तो 1 egg cell and 2 synergids, 111 का करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 112, इम्ब्रिकेट, वॉल्वेट, वैक्सिलरी, ट्विस्टेड। तो इम्ब्रिकेट का अगर देखा जाए तो इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ट्विस्टेड का तो हो गया कॉटन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये बीन्स में प्रेजेंट होगा, वॉल्वेट, वॉल्वेट का क्या है, कैलोट्रोपिस, और इम्ब्रिकेट का कैशिया और गुलमोहर। तो 112 का करेक्ट आंसर, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, सी इज फोर्थ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 112 इज सेकंड। Now we move to next question 113, separation of DNA fragments is done by a technique known as। तो DNA फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। DNA जो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड की तरफ मूव करेगा, ये वेल है, यहाँ पर इसको लोड करते हैं और ये सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जिसका साइज सबसे छोटा वो सबसे दूर तक आता है, फारदेस्ट, और इसको बोल देंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसको स्टेन करने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड, और इसको कट करके निकालने की टेक्निक को बोलते हैं इल्यूशन। तो 113 is fourth. Now we move to next question. The phenomena by which the undividing parenchyma cells start to divide mitotically during plant tissue culture is called as। तो parenchyma cells है, मतलब यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट हो गई है, ये डिफ्रेंशिएशन मेरिस्टेम में, प्राइमरी मेरिस्टेम से जब यहाँ पर पैरेंकाइमा बनेगा तो ये किससे बनेगा, ये प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन। और डिफ्रेंशिएशन के बाद जब पैरेंकाइमा यहाँ पर जब फिर से डिवीजन की एबिलिटी इसमें डेवलप हो जाती है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगा, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बनता है इसका डिफ्रेंशिएशन अब यहाँ पर खत्म हो गया, तो इसको बुलाएगा डी डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जब वापस से परमानेंट टिश्यू बनेगा, फिर से स्पेशलाइज्ड हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, तो इसको बुलाएगा रीडिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 114 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल between homologous chromosomes are catalyzed by the enzyme homologous chromosome crossing over or exchange of genetic material, crossing over and exchange of genetic material। तो यहाँ पर एंजाइम मीडिएटेड
जो स्टेप है वो है पैकेटीन। और एंजाइम कौन सा यूज होता है? एंजाइम यूज होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये इनफैक्ट, रिकॉम्बिनेज, जिसमें अनबाइंडिंग कैपेबिलिटी भी होगी, कटिंग भी करेगा, निक भी क्रिएट करेगा और उसको जोड़ने की भी एबिलिटी होती है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आंसर विल बी सेकंड। स्टेज होगी पैकेटीन। क्रॉसिंग ओवर की स्टार्ट भी यहीं पर होगी और एंड भी यहीं पर पैकेटीन में ही हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट भी यहीं पर हो जाएगा। तो 115 इज सेकंड। 116 द फाइव कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल में हम लोगों को पता है 5 कार्बन का एक ही कंपाउंड बनता है और वो है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बनने से पहले भी यहाँ पर क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, और इसके बाद भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। तो इसलिए ये कितना, इससे पहले वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब 6 कार्बन के, तो यहाँ पर जब एक कार्बन निकल गई तो यहाँ पर 5 कार्बन बची, और इसके बाद जितने होते हैं वो सब 4 कार्बन के। तो करेक्ट आंसर 116 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो क्रोमोसोमल थ्योरी कुछ नहीं थी, पैरेललिज्म था ये, विच वाज ड्रॉन बिटवीन क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड मेंडेलियन फैक्टर्स। और ये किसने दिया था? ये सबसे पहले सटन ने दिया था। तो सटन एंड बोवेरी, यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये कब हुआ था? जब मियोसिस में क्रोमोसोम का मूवमेंट नोटिस किया गया था इन द ईयर 1902। तो इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर और मेंडेलियन फैक्टर्स का बिहेवियर सेम है। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। प्लांट्स के अंदर जो एबिलिटी है डिफरेंट पाथवेज फॉलो करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ, फेजेस की वजह से लाइफ के, या एनवायरनमेंट की वजह से। तो इसकी को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है हेट्रोफिली, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीफ। हेट्रोफिली, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, फिल मीन्स लीफ। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो एनवायरनमेंट का एग्जांपल है यहाँ पर बटर कप। यहाँ पर एक्वेटिक हैबिटेट में बटर कप की लीव्स का शेप अलग होगा और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वहाँ पर अलग होगा। फेजेस की अगर बात की है तो यहाँ पर एग्जांपल है कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। ये अकॉर्डिंग टू द फेजेस डिफरेंट लीफ के फॉर्म शो करता है। यंग स्टेज में अलग, एडल्ट स्टेज में अलग, जुवेनाइल फेज में अलग और मैच्योर में अलग। तो 119 सेक्रेड ग्रुव्स, जोलॉजिकल पार्क्स, नाइल पर्च, अमेजन फॉरेस्ट। तो सेक्रेड ग्रुव का एग्जांपल यहाँ पर कौन है? खासी एंड जैंशिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान। फिर जोलॉजिकल पार्क्स का एग्जांपल, जोलॉजिकल पार्क्स किसका? एक्स-सिटू कंजर्वेशन, नाइल पर्च, ये क्या है? ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन में दिया हुआ है। अमेजन फॉरेस्ट, रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, इनफैक्ट इसे बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर कितना 20% जो टोटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होती है। तो 119 का करेक्ट आंसर अगर देखें यहाँ पर तो 119 विल बी फर्स्ट। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकंड। तो 119 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 120, जीन गन, जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग एंड जीनोम। तो जीन गन की अगर बात की है तो जीन गन क्या है? जीन गन इज यूज टू फॉर ट्रांसफर ऑफ ए जीन। प्लांट्स में बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड यूज किया जाता है, गोल्ड और टंगस्टन से कोट करते हैं डीएनए को। फिर इसके बाद जीन थेरेपी, जीन थेरेपी किसके लिए? ये रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय नॉर्मल जीन, सिंगल जीन डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है। जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग किसके लिए? टॉप
total DNA in the cells of an organism to obtain identical copies. जीन की कई कॉपीज बनाने के लिए जीन क्लोनिंग। और जीनोम, जीनोम अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर बोला जाएगा टोटल डीएनए इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो 120 का करेक्ट आंसर, ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। तो 120 इज फर्स्ट। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज 5 टाइम्स 174, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ई कोलाई और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन। तो इसमें बेस पेयर्स और या न्यूक्लियोटाइड्स का बताना है। तो बैक्टीरियोफेज 5 टाइम्स 174, यहाँ पर कितना 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। और बैक्टीरियोफेज लैम्डा यहाँ पर कितने, यहाँ पर 48,502 बेस पेयर। ई कोलाई, ई कोलाई में कितना है, ई कोलाई में 4.6 मिलियन बेस पेयर्स। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन यहाँ पर कितना 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो 121 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, ए का सेकंड, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, राइबोसोम इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सही है, एमआरएनए आएगा, एमआरएनए पर पॉलीसोम का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आकर के जुड़ेगा, फिर लार्जर सब यूनिट, कई सारे जुड़ते हैं तो पॉलीसोम बोलते हैं इसको। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये गलत दिया हुआ है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस में और कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है और सेंट्रियोल। ये सब है। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होगी और एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो एटीपी के फॉर्म में होगा। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट 124, Golgi body is associated with secretion of different substances, formation of glycoprotein and glycolipid, packaging and storage of material, all of the above। तो 124 जो Golgi body है, कैमिलो गॉल्गी ने खोजा था और ईयर क्या था 1898। सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस सही है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, शुगर ऐड करता है प्रोटीन और लिपिड्स में, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। एक्रोसोम के फॉर्मेशन में यूज़ होता है ये, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी। प्राइमरी लाइसोसोम जो बनेगा वो पिंचिंग से बनेगा, ट्रांसफेज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। 125, ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर इंटरकनेक्टेड बाई। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ग्राना प्रेजेंट है। ग्राना क्या है, ग्राना इज प्लूरल, ग्रैनम सिंगुलर है। और ग्रैनम किसका बना हुआ है, स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स का। स्टैक मतलब बंडल, थैलाकॉइड्स जो हुए ये सिंगल जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको थैलाकॉइड। और इस तरह से जो ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, कई सारे तो ग्रैना हो गए, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे, स्ट्रोमा लैमेली से। तो 125 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ग्रैना में फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 और एनएडीपी रिडक्टेज दोनों प्रेजेंट है। मतलब ये यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरीके का फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है। एनएडीपी रिडक्टेज भी एब्सेंट है और फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट है।
तो 125 का करेक्ट आंसर थर्ड. This is all I had for you. Thank you. Now further discussion will be carried by my fellow Manish sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं बच्चों? आज तारीख हो गई 1 मई, 1 मई, और मुझे लगता है कि अब आपके दिन बहुत ही करीब आ चुके हैं, क्योंकि मई का 5वां दिन आपका एग्ज़ाम का दिन होगा। तो बच्चों, आज है बुधवार और आपका संडे को टेस्ट है। आज का आपका FST होगा, और बच्चों इस FST में आप ये देखिएगा कि मेन फोकस आपका यही रहना चाहिए कि अब आप जो ओमार फिल करें उसमें गलतियाँ कम करें, और जो आपकी चीज़ें हैं उसको एक बार देख डालिए, अच्छे से नींद लीजिए और एनालिसिस ज़रूर करिए एरर्स की, ठीक है ना। अगर आपका नंबर 580 प्लस जा रहा है और कांस्टेंट बना हुआ है तो आप सफलता के करीब हैं। 550 वाला भी आपका पहुंच सकता है 600 पार। कभी कभी तो ये देखने में आया है कि टेस्ट में 500 नंबर लाने वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 126, ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर फ्रॉग टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम, दिस इज वन कॉल्ड। तो बेटा, समर में एस्टिवेशन आता है और विंटर में हाइबरनेशन आता है। याद कर लीजिएगा, एस्टिवेशन में एस से समर, तो सेकंड हो जाएगा। विंटर स्लीप को बोलते हैं बेटा हाइबरनेशन। एन आता है विंटर में, और हाइबरनेशन में भी क्या आता है बेटा? एन आता है। मिमिक्री आपका कैमिलियन में देखने को मिलता है, फ्रॉग में देखने को पड़ता है। कलर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। याद कर लीजिएगा, ड्यूरिंग विंटर या समर स्लीप यानी हाइबरनेशन या एस्टिवेशन, फ्रॉग जो रेस्पायरेशन करता है वो स्किन के जरिए करता है, और स्किन के जरिए के रेस्पायरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इन ETS कॉम्प्लेक्स 5 इज, ETS में कॉम्प्लेक्स 5 क्या है? तो बेटा कॉम्प्लेक्स 5 आपका होता है ATP सिंथेज, F0 F1 होता है, F0 इम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में, क्रिस्टा बोल सकते हो या इनर मेम्ब्रेन बोल सकते हो। F1 बेटा मैट्रिक्स की तरफ होता है, 4 प्रोटॉन के डाउन हिल मतलब IMS इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स में जाने पे आपका ATP बनता है। FADH2 या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की बात कर ले तो कॉम्प्लेक्स 2 की कैटेगरी में आएगा। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 होता है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 होता है, और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 होता है। कॉम्प्लेक्सेस को पूरा याद कर लीजिएगा। NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP, इतना ही ETS में याद होना चाहिए। कहाँ पे होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जिसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं क्रिस्टा, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को क्रिस्टा ही बोलते हैं। चलिए बेटा, ये फिगर को पहचान के बताना था। तो बेटा स्पर्म का फिगर है बच्चा, ये देखिए यहाँ से आप पहचान सकते थे कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और बी बेटा आपका क्या हो जाएगा? ये मिडिल पीस है, और मिडिल पीस में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की लेबलिंग हो गई थी, तो क्या बोलेंगे? बी को मिडिल पीस। तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। अगर ये पूछा जाता तो ये क्या हो जाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम बेटा आपका ये हेल्प करता है क्या? डाइजेस्टिंग ऑफ ओवम मेम्ब्रेन। इसमें होता है स्पर्म लाइसिन, जोनालाइसिन, कोरोना, डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये सब हाइड्रोलिटिक होता है, ये भी याद कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका जो पॉइंटेड होता है इसलिए स्पर्म पेनिट्रेट कर पाता, तो नहीं, पॉइंटेड का नहीं मतलब होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो लिक्विड भरा है उससे डाइजेशन करके एंट्री पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट होता है स्पायरल होता है। इस स्पायरल अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा नीबेन कर्न, चाहिए तो याद कर लीजिएगा। नेक रीजन में सी आता है, यही नेक रीजन में ही सेंट्रियोल पाया जाता है। सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल, ये बेटा मेल में इस आपका स्पर्मियोजेनेसिस करवाने में हेल्प करेगी, स्पर्मेटिड को ट्रांसफॉर्म करवा देगी किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, बाई गिविंग नरिशमेंट। इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, ये बेटा आपका एंड्रोजन निकलवाएगा बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH, और सर्टोली सेल पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? FSH। Given below are two statements in human, the first menstruation beginning at puberty and is called menarche। बिल्कुल सही है बेटा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बेटा प्यूबर्टी में आएगा, मेनार्के कहलाएगा। और अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, 50 से लगभग 100 साल के उम्र में, 45 से 50 साल के एज में सीजेज अराउंड कहते हैं, सीज कर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा आपका? मीनोपॉज। ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखा भी है, सीजेज अराउंड 50 ऑफ मिनार्चे,
ये तो गलत कर दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था बेटा आपका मीनोपाज। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर विल बी द सेकेंड। तो 139 का हो जाएगा बेटा सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो बेटा ये लेडिक सेल होता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस में होगा, तो आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो 130 का 4 हो जाएगा। इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम लेडिक सेल होता है, एंड्रोजन निकलेगा एलएच के इन्फ्लुएंस में, और बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। सहेलिया न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट? सीडीआरआई लखनऊ। बेटा दिल्ली होगा नहीं, तो सीडीआरआई लखनऊ। और बेटा ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन सेंट क्रोमैन होगा, यानी प्रोजेस्टेरॉन वाला कंपोजिशन नहीं होगा। और बेटा एक बात और याद कर लीजिएगा कि नॉन स्टेरॉयडल के साथ साथ ज़्यादातर जो स्टेरॉयड वाले प्रोजेस्टेरॉन वगैरह होते हैं वो बेटा ओवुलेशन रोकते हैं, लेकिन ये किस पे काम करता है? इम्प्लांटेशन को रोकेगा। अब इम्प्लांटेशन कैसे रोकेगा? तो बेटा इम्प्लांटेशन को रोकेगा बाई ब्लॉकिंग एस्ट्रोजन रिसेप्टर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। तो ध्यान रखिएगा कि ये पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए। वंस इन अ वीक पिल के कैटेगरी में आता है। कॉलम 1 की कॉलम 2 से मैचिंग कितनी है? नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप होता है, A2 हो गया। हार्मोन रिलीजिंग बेटा प्रोजेस्टासाइड और LNG20 होता है, A2C1। A2C1 देखिए C1 एक ही ऑप्शन था, आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बेटा प्रोजेस्टासाइड के साथ साथ लेवेनोगस्ट्रॉल 20 भी पाया जाता है। इसका काम होता है म्यूकस की क्वालिटी जो सर्विक्स में उसको अल्टर करना, और साथ ही साथ आपका इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना। मल्टीलोड 375, कॉपर टी एंड कॉपर 7 ये कॉपर रिलीजिंग होते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो बेटा A2B3C1, वैसे C1 से आपका निकल के आ गया था, आंसर हो गया बेटा सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आईओडी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया है, और आईओडी याद कर लीजिएगा कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? ओरल पिल, कंडोम्स, इंजेक्शंस, आईओडीज। तो आईओडीज का ओवरऑल काम होता है बेटा स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ाना। तो चलो हम लोग देखते हैं। आईओडीज प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइम, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, इंक्रीज फैगोसाइटिक ऑफ स्पर्म विद इन द फैलोपियन ट्यूब, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो डी की मैचिंग हो जाएगी बेटा 4 के साथ सही। इंजेक्शंस, इंजेक्शंस हार्मोन का होता है, जैसे पिल्स काम करता है वैसे इंजेक्शन ही काम करता है। तो बेटा आपका मैचिंग नहीं किया है, कौन कौन सी मैचिंग सही है? तो यहाँ पे सामने डैश करके लिखना चाहिए था, 1 2 नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है ना। 1 2 से क्या लेना देना है, ऐसे तो मैचिंग करना नहीं है कि सामने सामने कौन सी मैचिंग सही है। तो ओरल पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन सही है, जैसे कि आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मेन काम होता है ओवुलेशन रोकना, और इम्प्लांटेशन भी रोक सकता है, म्यूकस क्वालिटी को भी अल्टर कर सकता है, लेकिन मेन आपका ओवुलेशन होता है। कंडोम बेटा आपका बैरियर मेथड में आता है, स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचने से रोकता है, फिजिकल बैरियर होता है। तो ये भी मैचिंग, यानी ये दोनों मैचिंग सही हो गई। कंडोम मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी। इंजेक्शंस, इंजेक्शन और ओरल पिल का काम करने की प्रॉपर्टी सेम होती है, बस ड्यूरेशन का डिफरेंस है। पिल्स आपको लगातार खानी पड़ती हैं, इंजेक्शंस आपका 3 महीने 6 महीने इस तरह के ड्यूरेशन में काम करता है, यानी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो फैगोसाइटोसिस वाला बात गलत हो गई। आईओडी बेटा फैगोसाइटोसिस कराता है, वो भी कहाँ कराता है? यूट्रस में। तो 3 चीजें सही हैं, 1 चीजें गलत है। क्या पूछा है? करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बेटा पहला। तो 133 का फर्स्ट, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये याद कर लेना, ओरल पिल्स की तरह ही इंजेक्शंस काम करेंगे, इम्प्लांट भी वैसे काम करता है, बस ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इफेक्टिव पीरियड बढ़ जाता है। हाउ मेनी एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी आपका किया जाता है। जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का कितना होता है? 1/5। तो 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी, ये क्या होता है बेटा आपका? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो 45 से 50 मिलियन होगा, ये आपका 1/5 बनता है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का। एमटीपी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ माना जाता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कराया जा सकता है, 2 डॉक्टर के कंसल्ट से। 2017 में अमेंडमेंट हुआ था, 1971 में एमटीपी एक्ट आया था। एमटीपी को बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट पिल्स।
और बेटा ये भी याद कर लीजिएगा कि एमटीपी कई ग्राउंड्स को देखते हुए किया जाता है। एक चीज ध्यान में रखना होता है, कहीं फीमेल चाइल्ड को मारा तो नहीं जा रहा है। 1971 में टियोडाइनर ने विरॉयड भी देखा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, फ्री इन्फेक्शियस लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मेंडल चूज ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स फॉर हिज स्टडीज, सही है। मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन अपने स्टडी में लिया था, जैसे प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ, इन सबको। 1856 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, 63 में कंप्लीट किया था 7 साल के लिए, और 1865 में अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पब्लिश किया था। 1900 तक किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग वह होता है जो कई जनरेशन तक सेम प्रकार के ही ट्रेट को दिखाता है। तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन ड्यूरिंग सेल्फिंग, और सेल्फिंग करना होता है, याद रखना, कहीं दूसरे से मिला दोगे तो हाइब्रिड बन सकता है। तो दोनों बातें सही हैं, बहुत अच्छा लाइन रहा। तो 135 का हो जाएगा बेटा 4, बिल्कुल ही सही बात रही। 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी मेंडल ने सेलेक्ट किया था, ये भी याद होना चाहिए। कौन सा रेडियो एक्टिव में यूज किया गया, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट में? फेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में 1928 में बेटा यूज किया गया था। निमोनिया बैक्टीरिया था, एस और आर स्ट्रेन था, रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं यूज हुआ है। हर्सेन चेंज में हुआ S35 एंड P32। जब P32 लिया गया तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल पैलेट में मिला, और जब S35 लिया तो रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन कोड सुपरनेटेंट में मिला। मेजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में बेटा N15 यूज किया गया था, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं था। टेलर में बेटा आपका रेडियो एक्टिव थायमिडीन का इस्तेमाल किया गया था। थॉमस एंड मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं यूज हुआ है। तो यूज कहाँ हुआ बेटा? B एंड D में। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, याद कर लीजिएगा 136 का सेकंड। द सिंबल विच इज यूज टू ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड। तो बेटा ये पैरेललोग्राम जैसा होता है, स्पेसिफाइड हो जाता है, ये फीमेल का हो गया, ये मेल का हो गया, और ये डिजीज दिखा रहा है, ठीक है ना। तो 137 का थर्ड। एक और देख लीजिएगा बेटा, आपका ऐसा कोई मेटिंग करा दिया जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्सेग्यूनियस मेटिंग या मेटिंग बिटवीन ब्लड रिलेटिव। ये डायग्राम है बेटा, ये आपका फीमेल अंडर डेवलप्ड है, इसका मतलब टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। 44 + X0 कंडीशन कहलाएगा, या 45 टोटल हो जाएगा। X0 मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। फीमेल शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाएगी, अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, स्टेराइल होगी। क्लाइंट फिल्टर में 44 + XXY ट्राइसोमी हो जाएगा, ये मोनोसोमी याद रखिएगा। टोटल देखा जाए तो 47, XXY या विद लगा सकते हो। एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम बेटा ट्राइसोमी ऑफ 21 है, ट्राइसोमी ऑफ 18 है, पटाऊ होता है 13, ठीक है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन। तो याद रखना 4 बिलियन में फर्स्ट लाइफ, 3 बिलियन में नॉन सेलुलर, 2 बिलियन में आपका सेलुलर, तो सही है। मिलर ने 1953 में जब एक्सपेरिमेंट किया तो मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया लिया था, अमोनिया हाफ लिया था, और वाटर वेपर का टेम्परेचर तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लेकिन बेटा यहाँ पे NO2 लिख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर विल बी द सेकेंड, ठीक है। 1953 में बेटा जॉर्ज पैलेडो भी आते हैं। 1953 में वाटसन एंड क्रिक का फेमस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिया गया था। दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं, अगर एक 3 to 5 है, दूसरा 5 to 3 हो जाएगा। कांस्टेंट बेस पेयरिंग होता है, प्यूरिन के सामने पैरामिडिन आता है, एडेनिन के सामने थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन के सामने साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। GC रिच DNA ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। राइनो वायरस, ये बेटा आपका नोज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरल कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन कहलाता है, याद कर लीजिएगा। 140 का हो जाएगा पहला। और लंग्स में जो इन्फेक्शन करता है वो स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करता है, बीमारी का नाम होता है निमोनिया। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है, लंग्स में फ्लूइड भर जाता है। CNS और GIT दोनों शब्द एक साथ लिखा गया है। रिसेप्टर फॉर ओपियोइड, पैपावर सोमनीफेरम। पैपावर सोमनीफेरम के लिए रिसेप्टर कहाँ होता है? CNS एंड GIT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेज। तो बेटा एड्स वायरल होता है, कॉमन कोल्ड भी वायरल होता है, कॉमन कोल्ड वायरल होता है, टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस सही हो जाएगा, एड्स वायरल होता है। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, इसका बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफीमोरियम। रिंग वर्म का बेटा फंगल इन्फेक्शन होता है, याद कर लीजिएगा 3 जेनरा, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यानी वेक्टर बॉर्न नहीं होगा। तो बेटा अमीबियासिस,
एस्केरियासिस, टाइफॉइड, ये सब बेटा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, ध्यान रखिएगा। डेंगू, फलेरिया, डेंगू एडीज और फलेरिया क्यूलेक्स, मलेरिया फीमेल एनाफिलीज वेक्टर बॉर्न होते हैं। मेटास्टेसिस बेटा मलिग्नेंट ट्यूमर का मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी होता है, कहते हैं स्प्रेडिंग ट्यूमर हो गया, जहां जहां जाएगा वहां वहां कैंसर फैलाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग ऑफ द फूड सप्लाई, यह सही है, ग्रीन रिवोल्यूशन में फूड सप्लाई बढ़ गई थी, 3 गुना हो गई थी। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड, सही बात है। मोर देन 95% आपके क्या होते हैं बेटा, माइस होते हैं जीएमओ में, याद कर लीजिएगा। मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल का ड्यूरेशन कौन लेता है बेटा, इंटरफेज, ये भी याद कर लीजिएगा। तो दोनों बातें 144 का सही है, तो आंसर हो जाएगा 144 का बेटा आपका 4th। द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेड, तो राइस की डॉक्यूमेंटेड वैरायटी इंडिया में 27 है, 2 लाख भी याद कर लीजिएगा, मोर देन 50,000 भी याद कर लीजिएगा। अगर डिफरेंट जेनेटिकली स्ट्रेन पूछा जाए, डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, तो मोर देन 50,000। वैरायटी ऑफ राइस पूछा जाए कितने हैं, तो 2 लाख, और डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस पूछा जाए तो 27 लगा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, एन से डेजिग्नेट किया जाता है लेकिन हमेशा रिलेवेंट नहीं होता है। जैसे कि 200 पार्थेनियम और एक ह्यूज बनियान ट्री में नंबर देखा जाए तो पार्थेनियम का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन परसेंट कवर बायोमास देखा जाता है क्योंकि बनियान ट्री का रोल मतलब बरगद का ज़्यादा होता है। और कभी कभी नापना क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट नहीं रहा, और कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, तो रिलेटिव डेंसिटी नाप लेते हैं वहाँ पे। मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मोर्टेलिटी डेथ रेट होता है, नेटेलिटी बर्थ रेट होता है। और बेटा B माइनस डी पर कैपिटा, ये R कहलाता है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। 0.12 R वैल्यू होती है फ्लोरबीटर की, 0.015 होती है R वैल्यू बेटा ये होती है नॉर्वे रेट की, और 0.0205 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन की R वैल्यू है। ज़्यादा R वैल्यू हाई रिप्रोडक्टिव पावर, हाई डार्विनियन वैल्यू भी कहलाता है। तो दोनों बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा 146 का 4। इफ अ न्यू हैबिटेट, अगर नई हैबिटेट बन रहा होगा तो आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन बढ़ाने में हो जाएगा, दोनों होगा, लेकिन बढ़ाना होगा तो क्या आ जाएगा बेटा, आई माइग्रेशन, ठीक है। तो 147 का सेकंड हो जाएगा। हालांकि इनको लिखना चाहिए था कि ऐड मतलब इंक्रीज करने में कौन होगा। अरे भाई चले गए तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। 100 लोगों का पॉपुलेशन था, 90 लोग चले गए, घट गया। 100 लोगों का पॉपुलेशन, 100 लोग आ गए, 200 हो गए, फटाक से डबल हो गया। जो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बर्थ रेट और डेथ रेट आते हैं, लेकिन बेटा न्यू एरिया अगर कॉलोनाइज हो रहा है तो आई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन दोनों रोल प्ले करते हैं, लेकिन आई माइग्रेशन बढ़ाने में होता है और ई माइग्रेशन घटाने में होता है। तो आपको प्लस वाला ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन दोनों हो सकता था। In nature, in interspecific competition, they point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. मैक आर्थर याद होगा, वार्बलर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये क्या करते थे, रिसोर्स पार्टीशनिंग करते हैं, याद कर लीजिएगा। कॉमन सेलिजम में बेटा आपका जो आता है वो होता है प्लस और जीरो, अमन सेलिजम में -0, पैरासिटिज्म में प्लस और माइनस, प्रेडेशन में भी प्लस माइनस एसोसिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। When resources are unlimited, the population grows in an exponential fashion, in geometric fashion, both 1 and 2। अनलिमिटेड हो गया तो बेटा कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल वैल्यू जियोमेट्रिक हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। लेकिन ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल में जो जे शेप्ड होता है उसको हम रियल जियोमेट्रिक क्यों नहीं बोलते, बता रहे हैं। क्यों, जियोमेट्रिक का मतलब होता है इनिशियल स्लो हो, फिर लॉग हो, फिर स्टडी भी हो जाए। तो कई लोग, आप ध्यान रखिएगा, एक्चुअल ग्राफ जब पूछा जाता है तो शेप नहीं बता सकते आप, लेकिन ये बता सकते हो कि एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन शेप पूछा जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा। ये लॉजिस्टिक में कैसा आता है, सिग्मोइड, और सर सिग्मोइड जैसा आपका ज्योमेट्रिकल में भी आता है जब आप प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या करते हैं कि जियोमेट्रिक में ही
एक ऐसा फेज आता है उसमें ग्रोथ कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू में होती है। तो दोनों सही है, 149 का थर्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कसकटा पैरासिटिक प्लांट होता है। कसकटा डिराइव्ड इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासिटाइजेस। तो पैरासिटिक क्यों है, जहां पे भी जाता है उससे खाना लेता है, तो एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ, क्योंकि पैरासाइट अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि बात करें ऑर्किड, तो ऑर्किड मैंगो पे रहता है, बस खाना खुद बनाता है। तो बेटा एपीफाइट कहलाता है। एपीफाइट मतलब, एपी मतलब अपान, फाइट मतलब पौधा, पौधा के ऊपर ग्रो करने वाला। कॉमन सेलिज्म दिखाएगा लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि पैरासाइट जब न्यूट्रिशन खाएगा तो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो बेटा ये रहा डिस्कशन आपका एफएसटी नंबर 62। अब आपका मिलेंगे कल 2 मई को। पेपर अच्छे से दीजिए, एनालाइज करिए और अपने एरर्स को नेगलीफाई करिए। और मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ओमार फीलिंग। एंजाइटी लेवल ज़्यादा होता है, घबराहट बहुत होती है, तो मुझे लगता है ऐसे केस में आपको ओमार फीलिंग बहुत कॉन्शियस नंबरों से करना चाहिए। खास करके जैसे समझ लो कि 1 है तो इसके सामने ऐसे करके 4 बने होते ना, तो ऐसे करके, 2 है तो ऐसे करके, नहीं तो स्किप हो जाता है। चलिए बच्चों, अब आ रहे हैं आपके सामने संगम सर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों, चलते हैं बेटा हम लोग 151 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 151 देखा जाए, फ्लॉक्स आर रिलेटेड विद। बेटा फ्लॉक्स का संबंध किससे होता है? तो बेटा जो फ्लॉक्स होता है इसका यूज हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते हैं। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बेटा ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। और इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो फ्लॉक्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते हैं, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए फंगस फिलामेंट बैक्टीरिया के साथ इंटीग्रेट करके फ्लॉक बनाता है और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक बेवरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। बेटा इनमें से कौन सा एल्कोहलिक प्रोडक्ट बेटा डिस्टिलेशन से बनता है? डिस्टिलेशन से बनता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बेटा जो वाइन और बियर होती है, जो वाइन और बियर होती है बेटा ये बनती है विदाउट डिस्टिलेशन, ये बनती है विदाउट डिस्टिलेशन और बाकी सब बनती हैं विद डिस्टिलेशन। तो बेटा बियर हटा दें, वाइन हटा दें, वाइन हटा दें, तो अब बच जाती है विस्की ब्रांडी रम और विस्की ब्रांडी रम बनती है विद डिस्टिलेशन। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 153, द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय लिंकिंग फॉरेन डीएनए टू द वेक्टर इज कॉल्ड। बेटा नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है जिसमें वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए जोड़ा जाता है, ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं? तो बेटा ऐसा डीएनए कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और बेटा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कोहन ने बनाया था और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ली गई थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ली गई थी और लिया गया था प्लाज्मिड। तो नाउ जिसमें बेटा एलियन डीएनए और वेक्टर दो तरह के डीएनए इंटीग्रेट हो जाते हैं, इन्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो जिस प्रोटीन को बनाता है इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। और बेटा ये होती है डिजायर्ड प्रोटीन, इसलिए जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए जाते हैं उनका पर्पस डिजायर्ड प्रोटीन बनाना होता है। तो 153 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वाज। बेटा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा निकाला गया? बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंद। सेकंड, व्हाई नॉट फर्स्ट? जो फर्स्ट निकाला गया था उसका फंक्शन अननोन था,
5 साल लग गए फंक्शन को पता करने में, तब मैदान में आया हिंद सेकंड। सो हिंद सेकंड इज ए फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चले भाई 155 की ओर, मेथड इन विच फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्ट टू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में फॉरेन डीएनए को डायरेक्ट भेजना, मतलब इट इज ए मेथड ऑफ ए वेक्टरलेस मेथड, वेक्टरलेस मेथड। और फॉरेन डीएनए को अगर एनिमल सेल में भेजना है तो हम लोग यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन का। और बेटा अगर प्लांट सेल में भेजना है, प्लांट सेल में भेजना है तो हम लोग यूज करते हैं बेटा जीन गन को, जीन गन को। और जीन गन में गोलियां गोल्ड टंगस्टन कोटेड बनाते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन इज ए मेथड ऑफ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। So in case of animal, micro injection is a vectorless method. 155 correct option, option first. Next देखें, when a flower can be divided into two equal vertical half only in one particular vertical plane. अब बेटा अगर फ्लावर को सेंट्रल एक्सेस से केवल वन वर्टिकल प्लेन से काटा जाए तो ऐसी सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। और जिस सिंबल से इसे शो करते हैं इसे परसेंटेज साइन से शो किया जाता है। एनिमल में इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहा गया है, बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। जिस फैमिली में देखने को मिलती है इसे हम लोग फेबेसी के तौर पर याद रखते हैं। तो 156 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखा जाए, एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन। बेटा एपोकार्पस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? तो बेटा एपोकार्पस कंडीशन होती है जिसमें कार्पल अलग अलग हो। अगर बेटा कार्पल फ्री होती है तो इसे हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। और अगर कार्पल फ्यूज्ड हो जाएं तो इसे सिनकार्पस कहा जाता है। और बेटा एपोकार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलती है बेटा लोटस में देखने को मिलती है, रोज में देखने को मिलती है और मिकेलिया में देखने को मिलती है। दो एग्जाम्पल मार्फोलॉजी में और एक एग्जाम्पल एपोकार्पस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट 158, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन फ्लावर ऑफ। किसके फ्लावर में ओवरी हाफ इंफीरियर देखने को मिलती है? तो भैया हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी हमें देखने को मिलती है कि अगर फ्लावर बेटा पेरीगाइनस होता है, अगर फ्लावर पेरीगाइनस होता है तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर देखने को मिलती है। और हाफ सुपीरियर इंफीरियर मिलती है बेटा प्लम पीच और रोज में। प्लम पीच रोज में ओवरी फ्लावर पेरीगाइनस, ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर देखने को मिलता है। और बेटा कुकुम्बर में ओवरी इंफीरियर होती है और ब्रिंजल में हमें ओवरी सुपीरियर देखने को मिलती है। 158 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 159। तो कील इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर। बेटा किसके फ्लावर में कील देखने को मिलती है? तो बेटा जो फ्लावर हैं इनमें पेटल शो करती है, पेटल शो करती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और इस वैक्सिलरी एस्टिवेशन में जो बेटा एंटीरियर स्मॉल पेटल होती है, स्मॉल पेटल होती है और ये स्मॉल पेटल कील कहलाती है। और जो पेटल है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो करेंगी, कील कहलाएंगी, स्टैंडर्ड मिलेगी और विंग से मुलाकात होगी। अब बेटा जो ऐसा करोला बेटा पेप्लिनोसियस करोला कहलाता है और ये हमें देखने को मिलता है फैमिली फेबेसी में। और फैमिली फेबेसी में इनमें जो फेबेसी का मेंबर है इट इज केस ऑफ बीन। तो बीन में हमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन ऐसा एस्टिवेशन है जो केवल पेटल शो करती है।
और बाकी सब सेपल और पेटल दोनों करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। बेटा डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरिन काइमेटस हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती और मोनोकाट में पेरिन काइमेटस नहीं पाई जाती। स्क्लेरिन काइमेटस हाइपोडर्मिस मोनोकाट में मिलती है और कॉलिन काइमेटस डाइकॉट में मिलती है। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल सेल पेरिन काइमेटस होती हैं और बेटा मोनोकाट सेल में बुलीफॉर्म सेल मिलती हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ मैच आर करेक्ट बट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। बेटा जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं ये ग्रास के लीफ में देखने को मिलती हैं, इन्हें हम लोग मोटर सेल कहते हैं। ये लार्ज इम्पटी सेल होती हैं, लार्ज इम्पटी सेल होती मोनोकाट की प्रॉपर्टी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन स्टोमेटल एपरेटस, इनमें से कौन स्टोमेटल एपरेटस का पार्ट नहीं है? तो स्क्लेरिन स्टोमेटल एपरेटस में बेटा स्टोमेटल एपर्चर पाया जाता है, गार्ड सेल पाई जाती है, सब्सिडरी सेल पाई जाती है, लेकिन कोई भी स्क्लेरिन काइमेटस सेल नहीं पाई जाती। सो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, वो कौन सी बॉटनी की ब्रांच है जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करती है? तो बेटा जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कहा जाता है ऐसी ब्रांच को एनाटॉमी कहा जाता है, एनाटॉमी। और इसी को हम लोग इंटरनल मार्फोलॉजी भी कहेंगे, इंटरनल मार्फोलॉजी भी कहेंगे। तो बेटा सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, फंक्शनिंग की स्टडी को फिजियोलॉजी और इंस्ट्रक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ओपन वास्कुलर बंडल इज फाउंड इन, ओपन वास्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं? तो भैया ओपन वास्कुलर बंडल वो वास्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम हो फ्लोएम हो, जाइलम को फ्लोएम एक एंड से घेरे और बेटा दोनों के बीच में अगर कैम्बियम रिंग पाई जाए तो इसे हम लोग ओपन कहते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को सीसीओ कहते हैं और सीसीओ अरेंजमेंट देखने को मिलता है डाइकॉट स्टेम में, और जहां ओपन होता है बेटा वहीं सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो नाउ इट इज केस ऑफ डाइकॉट स्टेम नॉट डाइकॉट रूट, क्योंकि रूट में रेडियल वास्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। तो 163 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं, आफ्टर इवोपरेशन ऑल द वाटर ऑफ लिविंग टिश्यू गेट। अब देखो भैया सबसे पहले पाया जाता है बेटा फ्रेश वेट। अब इस फ्रेश वेट में इंक्लूड होता है वाटर। अब इस वाटर को करा दो इवोपरेट, तो नाउ दिस फ्रेश वेट कन्वर्ट इनटू ड्राई वेट। तो बेटा अब ये बदल जाता है ड्राई वेट में। सो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड, इनमें से कौन न्यूक्लियोसाइड है? तो बेटा जब हम लोग न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो अगर किसी में आइन और साइन लगा हो, अगर सफिक्स आइन और साइन लगा हो तो बेटा इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, आइन, 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 बेटा सब में हमें आइन से मुलाकात हो रही है तो ये सब के सब न्यूक्लियोटाइड है। और अगर आइलिक एसिड मिल जाता, आइलिक एसिड मिल जाता तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर सफिक्स आइलिक एसिड मिलेगा तो भैया इसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और आइन साइन से मुलाकात हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। 165 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, एनिमल दुनिया की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहलाती है कोलेजन, और बायोस्फीयर की अबंडेंट प्रोटीन रुबिस्को कहलाती है। 166 करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर आर, तो बेटा जो पेपर पल्प बनता है, कॉटन थ्रेड बनता है, पेपर पल्प बनता है, कॉटन थ्रेड बनते हैं,
वो किसके बने होते हैं? तो कॉटन फाइबर, पल्प और पेपर बनाने की जिम्मेदारी जिसकी है बेटा, इसे हम लोग सेलुलोज कहेंगे। इसे हम लोग सेलुलोज कहेंगे। तो सेलुलोज पेपर पल्प बनाता है, कॉटन फाइबर भी बनाता है। एनिमल में स्टोर्ड होने वाले फूड फार्म को ग्लाइकोजन कहेंगे। बेटा ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। कैसा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर। अब जो स्टार्च होता है बेटा, ये हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है, I2 होल्ड करता है, ब्लू कलर देता है। काइटिन कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। बेटा ये फंगस की सेल वॉल बनाता है और बनाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। So 167 correct option is option 4. Essential chemical component of many coenzyme, बहुत से कोएंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट है। इनमें से कौन? इनमें से कौन बहुत से एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट है मैनी कोएंजाइम? तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज यस। तो आपने नियासिन विटामिन की बात करी थी, 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस? मियोसिस के कौन सी स्टेज में रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है? तो लपट लपट के कंडेंस्ड हो जाना, लिप्टोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जाइगोटीन, रिकॉम्बिनेस, क्रॉसिंग ओवर सब टेक प्लेस करा जाना पेकाइटिन कहलाता है। पेकाइटिन स्टेज में होती है। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल साइट ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है? तो जरा ध्यान से देखो भैया, डिप्लोटीन में सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है और होमोलोगस बाइवेलेंट सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। एक्स शेप 66 मेटा दिखने लगता है। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती हैं डिप्लोटीन में। तो वह लॉन्गेस्ट फेस कहलाती है। और बेटा 170 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। चले 171 की ओर और ध्यान से जरा 171 को देख लिया जाए। तो मैच द फॉलोइंग इज करेक्टली। चलो अब जरा मैचिंग को ध्यान से देख लिया जाए भैया। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पेंडल इक्वेटर, सेंट्रोमेयर स्प्लिट। तो भैया सेंट्रोमेयर स्प्लिट करते हैं बेटा एनाफेस स्टेज में, और क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस टेक प्लेस करती है पेकाइटिन में, और पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है जाइगोटीन में, और क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पर लगते हैं मेटाफेस में। तो 171 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए मैच विद सेकंड और डी मैच विद थर्ड। तो अपने पास हो गया ऑप्शन फर्स्ट B1। यस B1। तो 171 करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखा जाए मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टेज इन विच। अगर क्रोमोसोम की बेस्ट मार्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो आइडोग्राम प्रिपेयर करने के लिए जिस स्टेज पर फोकस करते हैं बेटा वो स्टेज कहलाती है मेटाफेस। मेटाफेस में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर लगते हैं और माइटोसिस में एक मेटाफेसिक प्लेट बनती है और मियोसिस में दो मेटाफेसिक प्लेट देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर्ड होती है मेटाफेस में और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं मेटाफेस में। और रिवर्स प्रोफेस के तौर पर टीलोफेस को याद रखें, शॉर्टेस्ट फेस के तौर पर एनाफेस को याद रखेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन विच फाइलम। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है एसके हेलमिंथेस में। पोरीफेरा और टीनोपोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और टिश्यू ग्रेड मिलता है टीनोफोरा में। तो 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें हम लोग सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो बेटा आर्थ्रोपोडा कहलाता है लार्जेस्ट फाइलम और मोलस्का कहलाता है बेटा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। और कनेक्टिंग लिंक है कार्डेट नॉन कार्डेट की हेमी कार्डेट,
तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। 174 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। विच इज सिमिलर फीचर फाउंड इन बर्ड एंड मैमल्स, सारी बर्ड और सारे मैमल में कौन सा फीचर देखने को मिलता है? बेटा टूथलेस जा तो बर्ड में मिलती है, मैमल्स में नहीं। बर्ड्स सब ओवीपेरस है बट मैमल्स आर ओवीपेरस एज वेल एज विविपेरस। मस्कुलर डायाफ्राम भी मैमल्स में मिलता है, बर्ड्स में नहीं। लेकिन बर्ड और मैमल दोनों वार्म ब्लडेड होती हैं, दोनों वार्म ब्लडेड होती है, और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को होम्योथर्मस कहा जाता है। 175 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। और बेटा आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे एलिस सर। हेलो बच्चों, फिर अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 176 से। लिखा हुआ है कैनाल सिस्टम हेल्पफुल इन। तो ये कौन सा कैनाल सिस्टम है? ये कैनाल सिस्टम को हम वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं बेटा। और वाटर कैनाल सिस्टम आपने पढ़ा है कि किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है पोरीफेरा में। और ये पोरीफेरा में जो कैनाल सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है? फूड की गैदरिंग में करता है, बिल्कुल करता है। आपके पास गैसेस एक्सचेंज में करता है, बिल्कुल करता है। और रिमूवल ऑफ वेस्टेज मतलब एक्सक्रीशन में भी करता है। और यहां तक कि हम कहें कैनाल सिस्टम हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में भी, मतलब गैमेट के ट्रांसफर में भी। तो आंसर तो आपके पास ऑल हो गया। लेकिन आप मुझे याद दिला सकते हैं कि एसी के जैसा एक सिस्टम इकानोडर्मेटा में होता है, उसका नाम क्या होता है? और आपको दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि वो जो सिस्टम है वो यूनिक है। एक सिस्टम इसमें एक्स्ट्रा पाया जाता है, यूनिक होता है, जैसे कि हमने कहा रिप्रोडक्शन। वो सिस्टम जो है वो किसी एक यूनिक सिस्टम में इन्वॉल्व है, जो कि ये नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए 176 के बाद 177। आप देखो नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपने देखा सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड पाई जाती है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसी के ब्याह पर हमने कॉर्डेट्स को और नॉन कॉर्डेट्स को अलग किया है। ये नोटोकॉर्ड की ओरिजिन पूछ रहा है, तो ये एक्टोडर्मल नहीं होती, ये मीजोडर्मल होती है, एंडोडर्मल नहीं होती। हमने कहा नोटोकॉर्ड की ओरिजिन मीजोडर्मल होती। जबकि आपको पता है कि हेमीकॉर्डेट में, हेमीकॉर्डेट की जब मैं बात करूं तो हेमीकॉर्डेट में इसी के जैसी एक और पाई जाती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, है ना। इसे हम लोगों ने पहले नोटोकॉर्ड मान लिया था, लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं, स्टोमोकॉर्ड है। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी ओरिजिन डिफरेंट थी। इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है? एक्टोडर्मल, याद रहना। तो आपके पास 177 का सेकंड हो गया। आगे देखिए, इन सीलन ट्रेड नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर। नीडोब्लास्ट सेल कैरेक्टरिस्टिक सेल है सीलेंट्रेटा की, मतलब निडेरिया की। और ये नीडोब्लास्ट सेल इंकरेजमेंट में हेल्प करती है, डिफेंस ऑफेंस में और कैप्चर ऑफ द प्रे में। आपके पास आंसर 4 हो जाएगा। सारे के सारे फंक्शन इसी के हैं। और आपको पता है कि ये नीडोब्लास्ट सेल आपके पास इसी के अंदर आपके स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है। और स्टिंगिंग कैप्सूल की वजह से ही इसी को हम क्या कहते हैं? स्टिंगिंग सेल कहते हैं। स्टिंगिंग सेल ये हो गई, और इसके अंदर क्या होता है? स्टिंगिंग कैप्सूल। और इसी का दूसरा नाम निमेटोसिस्ट भी होता है ना। और निमेटोसिस्ट के ब्याह पर उस सेल का नाम निमेटोसाइट रख दिया गया है। तो आपके पास ये 4 हो गया। आगे देखिए, which is the first terrestrial plant which possesses vascular tissue, xylem and phloem। पहला ऐसा प्लांट जो जमीन पर आया, और वो कैसा था? वेस्कुलर था। इसका मतलब ये है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट आपको याद आ जाए तो वो था टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा को ही हम कहते हैं फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स, फर्स्ट डिप्लॉयड प्लांट जो कि लैंड पर आए और हैविंग वेस्कुलर टिश्यू। तो आपके पास आंसर टेरिडोफाइट हो गया। हालांकि ये भी आपके पास वेस्कुलर टिश्यू रखेंगे, लेकिन यहां आंसर फर्स्ट के लिए पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द सिमिलर फीचर बिटवीन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में सिमिलर फीचर बताएं। तो सिमिलर फीचर ये है कि आर्किगोनियम तीनों में होते हैं। ब्रायो में भी होता है, टेरिडो में भी होता है और जिम्नो में भी होते हैं। आर्किगोनियम नहीं पाए जाते एंजियोस्पर्म में। ट्रू स्टेम, लीफ और रूट भैया ब्रायो में नहीं होता है, इसका मतलब ये तीनों में नहीं है। और वेस्कुलर टिश्यू भी तीनों में नहीं है। तो आंसर सिर्फ 180 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है सीरम क्या होता है। सीरम आपको पता है कि प्लाज्मा में से क्या करिए? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव करिए। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम रिमूव करेंगे तो बनेगा क्या? सीरम, है ना। सीरम बनेगा। ऐसे ही आपसे कहा जाए प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा में आपको पता है
कि उसमें ब्लड सेल्स को रिमूव करिए, जो बचा हुआ है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। आपको जीएफआर में क्या होता है, जीएफआर में भी आपके पास लाइक द प्लाज्मा होता है, उसमें प्रोटीन और बाकी आपके पास जो भी ब्लड सेल्स हैं उन्हें रोक लिया जाता है। तो आपको यहां पर सीरम पूछा जाए विद क्लॉटिंग फैक्टर गलत, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर ये सही है। आंसर आपके पास 181 का सेकंड हो जाएगा। आगे देखें, लिखा हुआ ल्यूकोसाइट आर। ल्यूकोसाइट जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, किस कलर की होती है, व्हाइट इन कलर है, मतलब कलरलेस होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं और हीमोग्लोबिन भी नहीं होता। आपको पता है आंसर ये तो 4 हो गया। आपको ये भी पता है कि डब्ल्यूबीसी दो तरह की हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में 3 है, बेसोफिल, योसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। एक ग्रैनुलोसाइट में आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनके अमाउंट भी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स, फिर उसके बाद आपके पास लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर योसिनोफिल और सबसे कम नंबर में होते हैं जो कि होते हैं बेसोफिल्स 0.5 to 1%। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 183 ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये बात बिल्कुल सही है और आपको पता है किडनी के अलावा इसी की लेंथ की अगर 10 से 12 सेंटीमीटर की बात करी जाए तो फैलोपियन ट्यूब की भी होती है। नेफ्रीडिया हेल्प्स रिमूव नाइट्रोजनस बेस, सही है। नॉट मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ये वाली बात गलत हो गई, यहां पर नॉट लिख दिया गया है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर आपके पास सेकंड नहीं आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है जो नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूवल करते हैं नेफ्रीडिया, वो आयनिक बैलेंस भी करते हैं, फ्लूइड का आयनिक बैलेंस भी करते ही है, इसमें नॉट लिखा था। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज परमिएबल टू, तो जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप होते हैं वो परमिएबल होते हैं वाटर के लिए और इम्परमिएबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो वो किसके लिए परमिएबल है पूछ रहा है, तो Na2CO3 के लिए नहीं, KCl के नहीं, आंसर आपके पास वाटर होगा। ठीक है, आगे 185 लिखा हुआ है विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, इसमें कौन सा एक्टिव प्रोसेस है, तो भाई साहब मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, आंसर आपके पास बोथ हो जाएगा। 185 के बाद 186 ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन हेड, तो आपके मायोसिन हेड पर दो आपके पास साइट होती हैं, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। ग्लोबुलर हेड मतलब पार्ट हो गया आपके पास मायोसिन का, ग्लोबुलर हेड इज द पार्ट ऑफ HMM मतलब हैवी मीरोमायोसिन, दोनों बातें सही हैं इसमें। आगे लिखा हुआ अ साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। विच मे नॉट बी सेपरेटेड, which may not be separated by gap is called synaptic cleft, मतलब जिसमें synaptic cleft नहीं होती और हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत फास्टर होते हैं देन द केमिकल साइनेप्स और सिंगल एक्सॉन की तरह काम करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो ये जवाब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स सही है। केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट पाई जाती है ना, तो आंसर तो आपके पास 187 का फर्स्ट हुआ। आगे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन, तो अनमाइलिनेटेड फाइबर जो होते हैं कॉमनली पाए जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। आंसर 188 का 4, 188 का क्या हो जाएगा बेटा 4। आगे देखिए लिखा हुआ है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। इनर की बात करी जाए तो पायामीटर होता है, फिर अरेक्नॉइड और फिर ड्यूरामीटर, इनर टू आउटर। तो पायामीटर से कहानी शुरू करिए, पायामीटर फिर ड्यूरामीटर नहीं आता, पाया अरेक ये सब गलत हो गया, पायामीटर अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर। आंसर 4 सही है, 189 का 4। आगे देखते हैं 190 हाउ मेनी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज, तो ह्यूमन के पैनक्रियाज को हम कहते हैं एक्सोक्राइन प्लस हेट्रोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो एंजाइम रिलीज करता है और एंडोक्राइन पार्ट आपका हार्मोन रिलीज करता है। तो यहीं पर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं, वो सेल्स जो हार्मोन रिलीज करती हैं, एंडोक्राइन नेचर की होती हैं और आपके पास लगभग 1 से 2 मिलियन पाई जाती है। ठीक है, 1 से 2 मिलियन। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन, आप ये वाला फोटो देखिए और फोटो से रिलेटेड आपको मैचिंग करनी है। लिखा हुआ है कि भैया आपको विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड करेक्टली मैच विद देयर सिक्रीशंस। आपको फर्स्ट वाले पार्ट में आपका ब्रेन वाला पार्ट है तो ब्रेन से रिलेटेड
आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी भी हो सकता है, पीनियल भी हो सकता है ना। आपके पास सेकेंड वाला थायराइड है, थायराइड भी हो सकता है इसी के, आपके पास डोर्सल साइड पैराथायराइड भी हो सकता है। ये वाली आपके पास थाइमस है, थाइमस ग्लैंड। और किडनी के ऊपर आपके पास एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल। और ये आपके पास टेस्टिस दिखा रहे हैं। तो आपको मैचिंग करना है। देखिए लिखा हुआ है हार्मोन 1 मेलाटोनिन, तो पीनियल ग्लैंड से आपके ब्रेन वाले पार्ट से मेलाटोनिन निकल आएगा, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन की बात कर रहा है तो हम पीनियल ग्लैंड लिख देते हैं। दूसरा थाइमोसिन, थाइमोसिन कहां से निकल रहा है? थाइमस से। और सेकंड पर थाइमोसिन लिखा हुआ, ये बात गलत हो गई क्योंकि थर्ड पर थाइमोसिन आएगा। थर्ड पर लिखा हुआ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन थाइमस या फिर पैरा थाइमस, थाइमस नहीं निकालेगा एपिनेफ्रिन, ये भी गलत हो गया। फोर्थ वाला एल्डोस्टेरोन, फोर्थ वाला एड्रिनल ग्लैंड है, एल्डोस्टेरोन निकालेगा। और फिफ्थ वाला टेस्टोस्टेरोन निकाल देगा, टेस्टिस है। तो इस तरह से अगर करेक्ट मैचिंग हमसे पूछी जाए तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, आंसर सेकंड आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा सेकंड 191। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा था हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम क्या है? तो आपने देखा होगा कि फॉलिकल मैच्योर होती है, एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है और जिसकी बढ़ने की वजह से पॉजिटिव फीडबैक जाता है और वहां से एफएसएच और एलएच को बढ़वाता है। एफएसएच एलएच कहां से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ज्यादा अमाउंट में एलएच की पीक आती है और उसी को हम एलएच सर्ज कहते हैं। तो इसी वजह से हम मेन हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए एलएच मानते हैं। कौन सा मानते हैं? एलएच मानते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पॉलिन टैबलेट अवेलेबल इन मार्केट आर फॉर, तो पॉलिन टैबलेट आपके पास पॉलिन ग्रेन जो कि हाईली एनर्जेटिक होते हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा है, तो उसे ब्रीडिंग प्रोग्राम में नहीं, सप्लीमेंट्री फूड के तौर पर यूज करते हैं। हेक्स-C2 कंजर्वेशन नहीं, इन विटो फर्टिलाइजेशन नहीं। तो आपके पास आंसर सेकंड बनेगा, इजी। 194 लिखा हुआ इनर मोस्ट माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल लेयर नरिश पॉलिन ग्रेन, तो सबसे आपको एंथर वॉल पता होगा, एंथर वॉल में 4 लेयर होती हैं और एंथर वॉल में 4 लेयर, सबसे बाहर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर जो है वो है आपके पास एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर्स होंगी और चौथी टैपिटम। और टैपिटम के बारे में ही पूछ रहा है, यही सबसे इनर होती है, यही नरिशमेंट देती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इर्रेगुलर लार्ज इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, N/C रेशियो बढ़ा हुआ होता है, सॉरी इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, सिंसाइशियम पाया जाता है। याद आया कि नहीं? आपको पॉलन किट यही रिलीज करेगा, पॉलन किट जूफिली में हेल्प करेगा, यूबिश बॉडी होगा जो स्पोरो पॉलिनिन बनाएगा, हाईली रेजिस्टेंट केमिकल। तो ये इनर मोस्ट लेयर एंडोथीसियम नहीं है, सेकेंड वाली लेयर होती है ये टैपिटम, आपके पास इनर मोस्ट लेयर है, आंसर आपके पास सेकंड बनेगा। 195 लिखा हुआ कोकोनट वाटर इज एग्जांपल ऑफ, कोकोनट वाटर का एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, जबकि जो कर्नल होता है, मतलब कोकोनट का कर्नल जो गरी होती है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल होता है। जबकि कोकोनट वाटर बोल रहा है तो सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात आएगी। 195 के बाद 196 आपको ये फिर से फोटो दे दिए गए एंथर वॉल के, जिसमें एपिडर्मिस लिखा हुआ है। ए के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में क्या है? तो एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम होता है और एंडोथीसियम के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एंडोथीसियम है उसमें हाइग्रोस्कोपिक हेयर होते हैं और ये मेनली वो लेयर होती है। वैसे तो तीनों लेयर आपके पास डेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करेंगी, क्योंकि एक लेयर अगर एक मेम्ब्रेन आपके पास पूछी जाए कि जो मेनली डेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, वो करती है एंडोथीसियम, क्योंकि उसके पास हाइग्रोस्कोपिक हेयर होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक हेयर जो होते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, आपके पास वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, अंदर से एक प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा और एंथर खुल जाएगा, मतलब डेसेंस हो जाएगा। तो ये जवाब आपके पास एंडोथीसियम हुआ है। आगे देखिए ग्रोथ इज मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर सम ऑफ विच आर, वैसे तो ग्रोथ का होना आपको पता है प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना होता है, लेकिन वो हम सेल के लेवल पर उतना अगर ना देख पाए तो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर है जिसकी वजह से हम ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट ग्रोथ में कहलाएगा, ड्राई वेट का बढ़ना भी ग्रोथ में आएगा। इंक्रीज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और सेल नंबर भी आपके पास ग्रोथ के ही पैरामीटर्स में आएगा, आंसर आपको ऑल हो जाएगा। 197 का 4
आप देखिए 198 एक मैचिंग दी गई है और मैचिंग को पहचानना है जिएटिन। जिएटिन आपके पास क्या है, तो प्लांट सोर्स का साइटोकाइनिन होता है। ये हो गया आपके पास ए का हो गया है थर्ड, ए का थर्ड यहां पर, ये देखो ऑप्शन गए। फिर देखिए इसके बाद फ्लोरिजिन। फ्लोरिजिन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है जो फ्लावरिंग हार्मोन मानते हैं हम, ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर आईबीए और एनएए, तो आईबीए आपके पास कैसा है, नेचुरल ऑक्सीजन होता है। आईबीए कैसा ऑक्सीजन होता है, नेचुरल या सिंथेटिक, ये बताइए। आपके पास आईबीए, आपके पास आईबीए कैसा होगा, नेचुरल ऑक्सीजन या फिर थर्ड फर्स्ट। थर्ड फर्स्ट, तो आपके पास ये वाला आंसर हो गया नेचुरल ऑक्सीजन का आईबीए, और एनएए ये हो गया है आपके पास सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो इस तरह से सी का हो गया है फर्स्ट और डी का हो गया है सेकेंड। आपको मुझे एक बात बताना है, एक बात मुझे बताइए कि ऑक्सीजन दो तरह के हैं। ऑक्सीजन आपके पास दो तरह के हैं, एक नेचुरल ऑक्सीजन है और एक सिंथेटिक है। नेचुरल में कौन कौन आता है और सिंथेटिक में कौन आता है, तो आपको ये बताना है। तो अगर मैं आपसे कहूं नेचुरल में कौन कौन आ रहा है, तो IAA और IBA आता है। IAA और IBA नेचुरल में आ जाएगा, जबकि सिंथेटिक में आएगा 2,4-D, है ना, और आ जाएगा NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इस तरह से आंसर आपका फर्स्ट ही बनेगा। आंसर फर्स्ट ही बनेगा 198 का। 198 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 198 का आंसर फर्स्ट बनेगा, 4 बनेगा, सी का 4। अरे 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 गलती हो गई भाई साहब, सी का यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, हमने सी का यहाँ पर, हाँ एक सेकेंड, बी का हो जाएगा सेकेंड और सी का यहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन, सी का आपके पास यहाँ पर 4 हो जाएगा और डी का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये हो गया, तो सी का ए थर्ड, बी फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकेंड। आंसर आपके पास सेकेंड आ जाएगा, वो सॉरी फोर्थ आ जाएगा। 198 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, यहां तक आपको कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली इज सीन इन। तो आपको पता है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी में हमने हेट्रोफिली का एग्जांपल पढ़ा हुआ है। तो इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली कहां देखने को मिल जाती है, तो इन्वायरमेंटल आपको देखने को मिल जाती है बटरकप में। किसमें देखने को मिलेगी, बटरकप में। जबकि फेजेस के बिहाफ पर आपको किसमें देखने को मिलती है, फेजेस के बिहाफ पर आपको लॉक स्पर्म में देखने को मिल गई थी। 199 के बाद 200 क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, लिखा है टोटल लंग कैपेसिटी इज। तो टोटल लंग कैपेसिटी आपके पास होती है 5800 ml होती है, जिसमें अगर मैं कहूं कि सारी की सारी आप जोड़ दो, हाँ ERV जोड़ दीजिए, ERV जोड़ दीजिए, TV जोड़ दीजिए और RV जोड़ दीजिए। इस तरह से आपको तीनों में आपके पास चारों ऑप्शन जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी 5800 ml। इसी को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। समझ पाए कि नहीं, तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो आपने देख लिए हैं 200 क्वेश्चंस आपके पास पूरे कंप्लीट हो गए हैं और ये था FST 62। आपके दिन बहुत कम बचे हुए हैं, आप पढ़ते रहिए और अपने नीट की तैयारी एकदम फाइनल स्टेज पर ले जाइए। और खत्म होने वाला है आपके पास ये सेशन, 5 तारीख को आपका फाइनल एग्जाम है, आप अच्छे से दीजिए। थैंक यू सो मच।